हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आज आपके पावर ऑफ साइंस की वीडियो में स्वागत करता हूं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 2025 के सैम्पल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कर लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग जो खंड ब है आपका, ये इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। खंड अ पूरा हो चुका है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है, क्यों। उससे पहले आपको हम बता दें कि भाज्य संख्या होती कौन सी हैं। ऐसी संख्याएं जो है जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके केवल दो ही गुणनखंड हों वो आपका जो है अभाज्य संख्या होता है, और जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, का पार्ट दिया गया, तो देख लेते हैं इसको ज़रा हम लोग। दिया है 3 × 5 × 7 + 7, कह रहा है आपसे कि ये भाज्य संख्या है, क्यों। सबसे पहले देखिए, इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5, 7 तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे प्लस साइन लगा है, प्लस साइन लगा लीजिए। यहाँ से भी हमने 7 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 5 3 जा 15 + 1 कितना हो गया, 17 हो गया। 5 3 जा 15, 15 + 1 कितना होता है, 16 होता है। अब ये बताइए, क्या 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मतलब उससे नहीं है, हमें केवल ये दिखाना है कि इस नंबर के ना मोर देन 2 फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर, बस यही दिखाना है। वैसे तो आप 4 को 2 × 2 भी लिख सकते हो, इस 4 को भी 2 × 2 लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है कि यहाँ पे दो संख्याओं हम लिख देते हैं। चलिए, यहाँ दी गई संख्या के दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः संख्या क्या होगी, जरा बताइए, भाज्य संख्या होगी, ठीक है ना, भाज्य संख्या होगी। ये सब लिखना है। मोर देन 2 फैक्टर देन इज कॉल्ड आपका डिवाइजर नंबर, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। कितने नंबर का है ये, 2 नंबर, 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी का ख नंबर देख लेते हैं हम लोग। बी पार्ट दिया है, इसमें क्या दिया है आपको कि cot थीटा बराबर 7/8, और आपसे कहा गया है कि दिए गए क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया है इसमें, 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है ना, इनटू इसी में है, साथ ही में है 1 - sin थीटा, और यहाँ पे लिखा है 1 - cos थीटा। आई थिंक सभी बच्चे ये लगा लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं लगा पाएंगे उनके लिए सॉल्यूशन हम ये दे दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप, a + b, a - b, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। a की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। b की जगह पे sin थीटा है, तो sin² थीटा हो गया। नीचे देखिए 1a - b, यहाँ पर भी सेम ही है क्या, नहीं, यहाँ पे प्लस है, सॉरी। a + b, a - b, यहाँ पर भी हो जाएगा a² - b²। b की जगह पे क्या है, cos थीटा, यानी cos² थीटा। अब आपको पता होना चाहिए 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। अब cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, ये cot थीटा, स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। इसके बाद देखिए जरा, cot थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7/8 दी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है ना। तो ये इसका जो है आंसर आ गया है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में ही था, ठीक है ना। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करवा देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं इस सेट के, ठीक है ना। यदि जिन बच्चों को धीरे धीरे समझना हो, वीडियो पॉज करके वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि दो घनों, यहाँ पे दिया है
दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, और जब उनको मिला देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो एक नया सॉलिड बनता है। तो जो नया सॉलिड बनेगा वो कह रहे हैं कि क्यूबॉइड होगा, मतलब घनाभ होगा। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका आयतन दिया है घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ये ग पार्ट है, लिखेंगे घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं घन की घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64। और यहाँ पे भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना। इसमें थोड़ी लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना घन की भुजा ए है। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना घन की भुजा क्या है, ए है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, सही है ना। चलिए, तो कह रहा है कि दो घन हैं जिसमें प्रत्येक की जो भुजा है वो समान है, प्रत्येक का आयतन भी 64 है। तो हमें पता है कि पहले घन का आयतन भी 64 है, दूसरे घन का आयतन भी 64 है। तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। यानी दोनों जो घन है ना, उनकी जो भुजा है वो कितनी है, 4 है। और उन घन का आयतन कितना है, 64 है। मतलब इस तरीके से आकृति फिगर हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये घन, थोड़ा फिगर सही से नहीं बन पाएगा, चलिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो घन है ना, ये इसमें सभी भुजाओं की लंबाई कितनी दी है, 4 4 दी है। उसके बाद कह रहा है कि जब दोनों हम घनों को मिला देते हैं तो एक नया ठोस बनता है। दोनों घनों को मिला देंगे तो इस तरीके से एक नया ठोस बनेगा। किधर जाए, ये इधर, चलिए बन गया, फिगर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे घन की भुजा आपको दे रखी है 4। ठीक है ना। मान लीजिए दो चीज़ें हमने ली हैं, ठीक है ना, डस्टर मान लीजिए या क्यूबोइडल शेप, कुछ भी मान लीजिए आप, है ना। उन दोनों जो हमने पास में चिपका के रखा है, तो वहाँ पर क्या है, तो जब उन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो दोनों की केवल लेंथ चेंज होगी आपकी। इतना 4 है, इतना 4 है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। लेकिन उनकी जो हाइट है और जो उनकी ब्रेथ है वो वही रहेगी, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट तो वो तो सब सेम ही थी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब दोनों आकृतियों को ज्वाइंट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो जो नई आकृति बनती है वो घनाभ बनेगी। लिखेंगे दोनों घनों को मिलाने पर प्राप्त चित्र घनाभ का होगा, घनाभ का होगा, जिसकी लंबाई L बराबर 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ब्रेथ, चौड़ाई चौड़ाई उतनी रहेगी 4। और ऊंचाई, हाइट कितनी रहेगी, वो भी 4 ही रहेगी। आपसे कहा है इसका जो हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB + BH + HL। ठीक है ना। एल का मान कितना है, 8 है। बी का मान 4 है। 4 × 4 + 4 × एल की वैल्यू 8 है। कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। 32 + 32 कितना हो जाएगा, 64 + 16 प्लस कर लो जरा इनको, 6 4 10 और 6 1 7 1 8, 80। अब 80 में 2 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहले जो घन थे उन अलग अलग थे, और उनमें से प्रत्येक का आयतन आपसे पूछा था, 64 दिया था। हमने उनकी भुजा की लंबाई ज्ञात कर ली। फिर आपसे बोला है कि जब दोनों फिगर को ज्वाइंट कर देते हैं तो जो घनाभ बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हम उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है, ये वाला कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। तो माध्य ज्ञात कर लेते हैं इसका जरा। देखिए बेटा,
ये आपको माध्य दिया था, इसमें वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दी है। हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया है, जिससे वीडियो ज़्यादा टाइम की ना बने, ठीक है ना, जल्दी से ही हो जाए पूरा कंप्लीट। देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया है, इसमें 0 से 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से सब दिया है। हमने क्या किया कि जैसे ही वर्ग अंतराल दिया है फिर उसका हमने मध्यमान निकाल लिया, ठीक है ना। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, दोनों नंबरों को प्लस कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये सब नंबर आ गए। जैसे देखिए 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 का भाग दो 25। इसी तरीके से सब नंबर ये आ जाएंगे। हमें बारंबारता भी क्वेश्चन में दे रखी थी, 2, 7, 12, 15, 8, 6, है ना। उसके बाद हमने क्या किया है, इसका एफ निकाल लिए हम। एफ कैसे निकलता है, एफ और एक्स इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे हम, तो एफ आ जाएगा जैसे 15 दूनी 30, है ना। 25 7 जा 175, 35 इंटू 2 कितना 12, कितना हो जाएगा 420। तो इस तरीके से सभी जो है हम नंबरों का मल्टीपल करके जो भी है अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ का समेसन निकाल लेंगे, सिग्मा एफ निकाल लो। सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, इन सबको प्लस कर लो कितना आ जाएगा 2130, यानी 2130। उसके बाद हम लोग जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये आई है, सिग्मा एफ की वैल्यू ये आई है, डिवाइड कर दिए, आंसर कितना आ गया 42.6, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का ये भी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 नंबर इसमें दिया है, बिंदु -4, 6 बिंदु ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। ये अनुपात वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा जो इसको छोड़कर ना जाए, इसको जरूर क्वेश्चन जो है करके जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जरा अनुपात कैसे फाइंड करेंगे। इसी का 18 नंबर है, ठीक है ना। फर्स्ट का कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है -4, 6, -4, 6, ये आपको एक पॉइंट दिया है। इसके बाद 2 पॉइंट और दिए हैं, ए कितना दिया है -6, 10, बी कितना दिया है 3, -8। कह रहा है कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक और कहीं पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना इसको हम पी मान लेते हैं। कह रहा है ये जो पॉइंट है ना इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल नहीं केवल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपसे ये कहा गया है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, हमको ये बताओ। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए 2 पॉइंटों के बीच का, ठीक है ना, तो उसके लिए हमेशा रेशियो आप क्या सपोज कर लेना, के रेशियो 1, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसमें अंतःविभाजन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ाया है। फॉर्मूला होगा अंतःविभाजन का x, y इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है फॉर्मूला है। हम एक काम करेंगे, इसमें जो भी है वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, और ये जो वैल्यू है ना -4, 6, ये वैल्यू x, y की जगह पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं, फिर हम वैल्यू पुट कीजिए ज़रा। यहाँ पे हम रख देते हैं -4, 6, ठीक है ना। m1 x2, m1 की वैल्यू हमारे पास है k, और m2 की वैल्यू कितनी है 1, m1 की जगह पे k रखना है आपको, m2 की जगह पे 1 रखना है, रखिए। तो m1 k इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है -8, ठीक है ना, -8 हो गया। इसके बाद प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू हमारे पास है 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास है -6, 1 इंटू -6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम देख लेते हैं जरा, बाई के लिए भी वही काम करेंगे हम, m1/2, m1 की वैल्यू तो k ही है और बाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8, तो लिखेंगे k इंटू -8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 कितना है हमारे पास 10 है, अपॉन में k प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए आप,
माइनस का 4, 6 इक्वल टू -8 -6 अपॉन के प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 8k है, ठीक है ना। यहाँ पे है माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1। अब यहाँ से करना क्या, आपको कंपेयर कराना है। कंपेयर जब कराओगे आप किसी के साथ भी कंपेयर करा दीजिए, चाहे एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ, चाहे बाई की वैल्यू को बाई के साथ। तो हम एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ ही कंपेयर करा देते हैं। -8k -6 अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। माइनस का 4k माइनस का 4 और यहाँ पे 1 है, इसका मल्टीपल हम इसमें करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। माइनस का 8k इधर आएगा तो प्लस का 8k हो जाएगा, और माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4। ये कितना होगा, 8k माइनस का 6 प्लस का 4, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो k इक्वल टू, सॉरी एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे जो x2 है ना, x2 की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 3 लिखा है, और हमने ध्यान नहीं दिया 8 लिख दिया यहाँ पे। इसको करेक्शन कर लीजिए, 3 कर लीजिए यहाँ पे, है ना। बात बाकी सब सही है, यहाँ पे हो जाएगा 3, और प्लस का 3 है, ये माइनस का भी नहीं है, प्लस का है ये, ठीक है ना। ये +3, ठीक है। ठीक है, हाँ तो देखिए प्लस का 3k इधर आएगा तो माइनस का 3k हो जाएगा ये, है ना। अब क्या होगा, माइनस का 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 7, है ना। माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 7 का मल्टीपल है तो डिवाइड कर दीजिए, तो k इक्वल टू आया 2/7 या 2/7 या 2/7, ऐसे हम राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई दो पॉइंट आपको दिए हों और उनके बीच में कोई पॉइंट दे दे, तो आपसे कह दे कि ये जो पॉइंट है ना इसको डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप रेशियो में सपोज कर लेना k/1, और इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और यहाँ पे कंपेयर करा के, चाहे किसी के साथ भी कंपेयर करा लेना आप, चाहे एक्स को एक्स के साथ, चाहे बाई को बाई के साथ, तो आपका जो है रेशियो आ जाएगा। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और हैं, एक्स अक्ष पे विभाजित करता है, बाई अक्ष पे विभाजित करता है, या एक आपको रेखा का समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो इस टाइप के तीनों क्वेश्चन जो है आप लोग करके ही जाइएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसी का 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या दिया है देखिए ज़रा, बोला एक्स और बाई में कैसा संबंध ज्ञात कीजिए जो एक्स, बाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। कह रहा है कि एक रेखा है, ये लाइन है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि एक पॉइंट है बीच में कहीं पे एक्स, बाई, ठीक है। कह रहा है इस पॉइंट की 3, 6 से और -3, 4 से जो दूरी है ना वो दोनों समान है। मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों कैसी हैं, समान है। इसको हम ए डाल देते हैं, इसको बी डाल देते हैं, इसको पी डाल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको ये दिया है ए पी इक्वल टू पी बी, ये दिया है, ठीक है ना, गिवन में है। ये दोनों डिस्टेंस सेम दे रखी हैं आपको। अब क्या करोगे, हमें पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वही लगाना है आपको फॉर्मूला, ठीक है ना। लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो है ए और पी के बीच की दूरी हो जाएगी। सेम इधर भी वही आपको करना है, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, यही फॉर्मूला लगाना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जब ए पी निकालोगे तो ए पी के लिए x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, और जब पी बी निकालोगे तो पी बी के लिए x1 y1 x2 y2 ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं ज़रा हम। देखिए यहाँ पे x1 है 3, x2 है x, तो 3 - x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 - y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देख लेते हैं क्या होगा। x - 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो x+3 का होल स्क्वायर और y-4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर और y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जब रिलेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके पहले तो रूट हटा लो। ठीक है ना, लिख लेना दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग करोगे आप रूट हट जाएगा, इनके होल स्क्वायर ओपन कर दो आप। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² माइनस का 2ab, यहाँ पर भी a² + b² माइनस का 2ab। इधर देख लीजिए x+3 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a² + b² + 2ab, यहाँ पर भी a² + b² माइनस 2ab, है ना। 4 × 2 = 8 पाई। जो कट रहा है वैल्यू काट दीजिए, ये कट गया, 9 भी कट जाएगा, है ना, y² भी कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। ये जो भी दोनों नंबर है ना, इनको राइट में ले आओ आप। माइनस का 6x राइट में आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, ये तो पहले से ही 6x लिखा हुआ है ना। अब क्या करोगे आप देखो, और इसके बाद माइनस का 8y, माइनस का 12y इधर आएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा, और इधर क्या बचा है 16 ऐसे लिखो आप, प्लस का 36, या एक काम कीजिए 16 को राइट में ही रहने दीजिए, 16 राइट में जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और राइट में पहले से ही कितना लिखा है 36। ठीक है, 6 + 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4y, और 36 में से 16 जाएगा, ये माइनस का 16 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस का 16 है, तो 6 में से 6 जाएगा 0, और 3 में से बन गया 2 प्लस का 20। इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 5 और 20। तो यहाँ से हमारे जो इक्वेशन है, जो उन्होंने कहा है कि संबंध बताइए, तो ये आएगा संबंध। ठीक है ना, 3x + y = 5। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि जिस बच्चे को स्पीड में नहीं समझ में आ रहा है, वो वीडियो जो है स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले के कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे, और उसमें से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से केवल आपको 5 ही करने, कोई से 6 दिए हैं, कोई से 5 ही करने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई 5 ही करने हैं फिलहाल, हम सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको भी सभी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन बोर्ड में, लेकिन ध्यान रखना कोई भी 5 ही करने हैं आपको। ठीक है, इसमें दिया कि समीकरण दिया है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी हमने सब करा रखा है। ठीक है ना, तो हमने इस क्वेश्चन को पहले सब सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ये समीकरण आपको दिया है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनको सही से सेट कर लेंगे, है ना। कैसे सेट करेंगे, पहले x², उसके बाद x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, अब इसके करेंगे हम गुणनखंड। ऐसी दो संख्याएं बताइए आप कि जिसका गुणा करें तो 18 आ जाए, 6 और -3 का गुणा -18 आ रहा है, गुणा करें तो -18, और गुणा यदि हमारा नेगेटिव आएगा तो दोनों संख्या को घटा के संख्या लेके आओ, और यदि गुणा हमारा पॉजिटिव आएगा तो दोनों को जोड़ के बीच वाली संख्या लाते हैं। ठीक है, तो वही है, गुणा करें तो 18, घटाएं तो 7, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने गुणनखंड कर लिया है इसके ना, ये सबको ही पता है, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है ना, संबंध पूछा है तो संबंध के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आई है पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे, 3/2 -1/3 को जोड़ देना, और 7/6 आया है, और हम जानते हैं शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। ठीक है ना, तो इस तरीके से ही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे शून्यकों के गुणनफल के लिए दोनों शून्यकों का आपस में हम गुणा कर देंगे, ये आया आंसर, इसको इक्वल में लिख देना c/a, क्योंकि संबंध पूछ रहा है, तो संबंध के लिए ये आप दोनों चीज़ें लिख देना। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, गुणनखंड करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है,
तो आपसे संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। दो संख्या होंगे, बड़ी और छोटी संख्या कुछ इसमें है। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या क्या मान लिए, x मान लिए ना। जब बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। और इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हम जानते हैं हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको 180 दिया है। फिर आपसे बोला है इसमें कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कह रहे छोटी संख्या का वर्ग, ये जो बाई का वर्ग है, बड़ी संख्या का कितना है, 8 गुना है। ये मतलब 8x दिया है। ये बाई स्क्वायर का जो मान है ना 8x, हमने समीकरण 1 में रख दिया यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की जगह पर हम 8x रख देंगे, माइनस प्लस का 180 इधर आएगा तो माइनस का 180। अब आपको करना क्या है, इसके भी गुणनखंड करने हैं आपको, ठीक है ना। गुणनखंड कैसे करोगे, ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करें तो 180 आ जाए, और गुणा हमारा माइनस में है, और उन संख्याओं को घटा दें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो संख्याएं कौन सी होंगी, तो इसमें संख्या में ली है 18 और 10। 18 और 10 का आप गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 180 आ जाएगा। और 18 और 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से हमने इनके गुणनखंड निकाल लिए। आप लोग देख लीजिए इसको, है ना, कर लीजिए गुणनखंड, सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना। तो गुणनखंड हमने कर लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद संख्या पूछी थी तो नेगेटिव वाली वैल्यू छोड़ दो, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं। x का मान 18, तो ये तो बड़ी वैल्यू है ना, आपको छोटी वैल्यू भी चाहिए। तो छोटी वैल्यू हमारी 22 थी, तो x जो भी x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो आप। हमने समीकरण 2 में रखा है। तो कितना आया था, x का मान 18, x की जगह पर 18 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 18। देखिए 8 गुणे 18 तो 22 स्क्वायर बराबर 144। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 12। यानी संख्याएं क्या होंगी, +18 या +12 हो सकती हैं, या +18 या -12 हो सकती हैं। तो ये भी हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग, इसको लगा लीजिएगा अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए किसी बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है, सिद्धि कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपसे कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका व्यास है, और व्यास के सिरों पे यदि हम दो समांतर रेखाएं खींच देते हैं, सॉरी स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें ये चीज़ सिद्ध करके लाना है। तो देखिए इसका भी हमने बना रखा है फिगर पहले से ही। ये बस सर्कल है, ये इसका डायमीटर है मतलब व्यास है, और यहाँ पे दो टेंजेंट लाइन खींच दी है मतलब स्पर्श रेखा। आपको बताना कि दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन में लिख लेते हैं। क्या इसमें गिवन में हमारे पास है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, व्यास दिया है आपको, और पी क्यू और आर एस जो हमारे स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कोई रेखा यदि समांतर आपको दिखानी है तो उसके एकांतर कोण बराबर दिखा दो आप। ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दो, ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दो। एकांतर कोण बराबर दिखा देते हो तो रेखाएं परस्पर क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। तो देखिए हमने किया क्या है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, कि इस वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये प्रमेय हमने पढ़ाई है आपको। तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, इधर वाला भी कोण 90 डिग्री का, इधर वाला भी कोण 90 डिग्री का, है ना। तो वही सब हमने लिखा है, जो भी थ्योरम हमने बताया वो सब हमने लिख दिया। चारों कोण 1 2 3 4, चारों कोण देखो हमने 90 90 के लिख दिए, ओ ए आर ओ ए एस, है ना। इसी प्रकार हमने इधर वाले भी कोण लिख दिए हैं, ये दोनों वाले भी कोण ओ बी क्यू, देखो सब हमने लिख दिया है, ओ बी, चारों कोण 90 90 डिग्री के। अब देखो ये भी 90 का है, इधर वाला भी 90 का है, तो हमने बोल दिया कि कोण आर ए ओ और ओ बी क्यू, ये भी 90 का, ये भी 90 का, दोनों आपस में कैसे हो गए, देखो बराबर हो गए। कोण ओ ए आर और ओ बी क्यू दोनों 90 के दिखा दिए। ऐसे हमने क्या किया ना, ये कोण भी 90 का है, ये कोण भी 90 का है, तो ये कोण हमने इसके बराबर दिखा दिया। देखो इसका भी नीचे नाम हम लिख दिए, ये देखो 90 डिग्री का है ना। तो हम देख रहे हैं कि हम ये वाला कोड इसके बराबर दिखा दिए, ये कोड इसके बराबर दिखा दिए हम। इसका मतलब ये दोनों कोड कैसे, एकांतर कोड हैं। तो हमने लिख दिया कि दोनों स्पर्श रेखाओं के एकांतर कोड समान हैं, अतः दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। बस हो गया, एकांतर कोड हमने बराबर दिखा दिए तो रेखाएं परस्पर कैसी हो गई, समांतर हो गई, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग स्लो जरूर कर लीजिएगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यदि जिनको धीरे धीरे देखना हो, वीडियो जो है वीडियो की स्पीड जो है स्लो करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, इसी का घ नंबर है।
दिया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। आपसे इसमें बोला है कि वृत्त के किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसका जो बाह्य कोण है स्पर्श रेखा का और केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो इन दोनों के बीच जो कोण बनना चाहिए ना वो कितने डिग्री का बनना चाहिए, उनका योगफल संपूरक होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री का। यानी ये हमें प्रूव करके लाना है। ए पी बी और ए ओ बी इन दोनों का योगफल कितना लाएंगे हम, 180 डिग्री लेकर आएंगे। ठीक है ना। अब देखो आप कैसे करेंगे। अभी हमने प्रमेय पीछे लिखी थी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। तो वही हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है और ये भी लिख दिया हमने, ये कोण 90 ये कोण 90। और हम जानते हैं कि हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है ओ ए पी बी। एक चक्री नहीं है क्योंकि चक्री के चारों कोण हमारे वृत्त की परिधि पे होने चाहिए, ये बस चतुर्भुज बन रहा है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो सब कोणों के नाम लिख दिए, ओ ए पी ओ बी पी, है ना, ए ओ बी और ए पी बी, चारों कोणों के नाम लिख दिए। ये दोनों 90 90 पता है, ये ऐसे उतार लिए। तो 90 90 180, ये 90 लिखा है। ठीक है। 90 90 180 प्लस का 180 उधर जाएगा तो माइनस का 180। तो 360 में से 180 माइनस करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो यही हमें लाना था, इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री लाना था, आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप लोग। ये सब जितने भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के हैं सब ये। ठीक है ना, करके जाना सब लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। कह रहा है किसी थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और इसमें से एक गेंद कह रहा निकाल ली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए ये गेंद लाल हो और लाल ना हो। ये बताइए, थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो कुल गेंदें कितनी हुई, 5 3 8। देखिए हमने लिखा भी है, थैले में कुल गेंदों की संख्या 8 हो गई है और लाल गेंदें कितनी थी, इसमें 3 लाल गेंदें हैं। देखो 3 जो है लाल गेंदें हैं, है ना। तो 3 लाल गेंदें हो गई। तो कह रहा है लाल गेंद की प्रायिकता बताइए। तो हम सूत्र जानते हैं, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल में क्या लिखेंगे कि लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें हमारे पास कितनी हैं 3, और कुल गेंदें कितनी आई थी, भी देखो कुल गेंदें आई थी 8। तो आंसर इसका आ जाएगा कितना, 3/8। ठीक है ना। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे कि लाल ना हो, लाल ना हो तो ये कैसे करेंगे हम, जो भी लाल होने की प्रोबेबिलिटी आई उसको 1 से माइनस कर दो। आप कभी भी नेगेटिव वर्ड पूछा जाए उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे लाल गेंद ना हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसको हम 1 से जो भी पी ऑफ ई आया है उसको माइनस कर देंगे। इसका आंसर 3/8 है, तो आंसर आ गया हमारा 5/8। ठीक है ना। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको भी देख लीजिए, आप लोग कर लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4 नंबर। ठीक है ना। इसको देख लीजिए, इसमें क्या पूछा है। इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे रखी है और क्या है, माध्यक दिया, माध्यक का मतलब माध्यिका, और बारंबारता का योग भी दिया है। तो कह रहे हैं 122 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 4 नंबर का भी तो है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे रखी है। हमने बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता निकाल ली, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैसे निकाली जाती है, ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख लो, नीचे वाला नंबर प्लस करते जाओ। 5 में x प्लस करेंगे 5 प्लस एक्स, 20 में 5 प्लस करेंगे 25, 25 में 15 प्लस करेंगे 40 प्लस 22, इसी तरीके से 5 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 45। ये चर राशि है ना, ये तो ऐसे रहेंगी ना, बाई को तो प्लस कर नहीं पाओगे तो बाई को हमने ऐसे राइट कर दिया है। इनको प्लस कर लो, यहाँ पर साइड में देख लो, इन सब का योगफल कितना आया, ये आया है। ठीक है ना। आपको बारंबारता का योगफल देखो क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है बारंबारता का योगफल, देखो 60 दिया है, यानी टोटल जो n का मान है वो 60 दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ से फिलहाल कैपिटल N की ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं, निकालना हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा ही दो, कैपिटल N की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है। माध्यक कितना दिया क्वेश्चन का, जरा देखो, माध्यक का मतलब माध्यिका 28.5। अब इस क्वेश्चन में याद रखिएगा आप लोग, अब यहाँ पे n/2 वाला पार्ट मत करके करना, क्योंकि वो करोगे तो गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन में आपको ऐसी मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी हो और क्वेश्चन में माध्यक दिया जाए, आपको माध्यक का मतलब माध्यिका दी जाए, तो उसके लिए जो भी माध्यक हो उसके लिए वर्ग अंतराल सर्च कर लो कि जो वैल्यू है ना किस अंतराल में होगी। 28.5 किस अंतराल में होगा, 20 और 30, इन्हीं दोनों के बीच में 28.5 होगा। तो ये जो हमारे L1 की वैल्यू हो जाएगी, ये L2 की वैल्यू हो जाएगी। इसके जस्ट सीध में ये जो लिखा है ना, ये
ये स्मॉल एफ हो जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, सी एफ की वैल्यू होती है, तो वो सी एफ हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, जब आपको माध्यक दिया जाए, माध्य नहीं बोल रहे हैं हम, माध्यक यानी माध्यिका, तो आपको जो भी वैल्यू माध्यक की दी जाएगी वो वैल्यू आप अंतराल में चेक कर लेना, किस अंतराल में वैल्यू मिल रही है उसी में सारी वैल्यू आप छाट लेना, L1 L2 या फिर स्मॉल एफ सब निकाल लेना उसी में से। ठीक है ना। आप इसको डिवाइड मत करके चेक करना, नहीं तो पता चले आप कैपिटल N का मान निकालो n/2 करके करो, ये ऐसा नहीं होगा। वो तब करते हैं जब माध्यक आपको ना दिया जाए। ठीक है ना। तो थोड़ा अंतर है इसमें, याद रखिएगा। अब देखें, यहाँ सब हम वैल्यू निकाल ली, L1 L2 स्मॉल एफ सी एफ सब निकाल ही लिए हैं, तो लिख दिए, फार्मूला लगा दिए। माध्यक का वैल्यू दे ही रखा है, L1 L2 स्मॉल एफ n/2, मतलब 60 दिया था ना n का मान, 60 दिया था ये, तो वही यहाँ पे रख दिए हम। ठीक है ना। तो सब सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इस तरीके से हम देख लेंगे x का मान 8 आ गया है। अब बारंबारता का योग यहाँ पे आया है ये, और हमें क्वेश्चन में दिया बारंबारता का योग 60, तो यहाँ से x का मान 8 रख दो आप, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन आपका है, सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया हमने पूरा, और सेकंड भी करा दिया हमने। ठीक है ना, ये सब हो गया है। अब बचा है केवल आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एंड 5। ठीक है ना। इन सब के सॉल्यूशन आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है। ठीक है ना। तो तब तक आप लोग ये क्वेश्चन जितने भी हैं कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो है आपका थर्ड पार्ट, उसको भी देखना ना भूलना। जितने भी इस सेट के हम क्वेश्चन भेज रहे हैं 2025 के जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर हैं, इन सबको सभी बच्चे जो है एक बार ज़रूर करके जाएं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना, जब